हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंड एमसीक्यू है। इससे पहले मैंने एक और एमसीक्यू लाया है जिसमें 1 to 40 तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा। यहाँ 41 से 80 तक का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए प्रोसेस इन द पीसीबी। पीसीबी का मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ ए प्रोसेस डज नॉट कंटेन, मतलब पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो कॉन्टेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम ये इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट नेसेसरली बी सेव्ड ऑन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच बिटवीन प्रोसेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ट्रांजेक्शन लॉक ए साइड बफर। ट्रांजेक्शन लॉक ए साइड बफर। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं जो कि तीसरा क्वेश्चन है इस सेट का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंटरप्ट ए रनिंग प्रोसेस। तो क्या इंटरप्ट नहीं करता है, तो शेड्यूलर प्रोसेस। शेड्यूलर प्रोसेस इसका हो जाएगा सही आंसर। 44 पे आते हैं, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाई अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। तो कौन सा प्रोसेस है जो अफेक्टेड होता है, तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कोऑपरेटिंग प्रोसेस। प्रोसेस कई प्रकार के होते हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं, अगर कोई भी प्रोग्राम है एग्जीक्यूशन के लिए चला गया तो वो एग्जीक्यूटिंग के दौरान प्रोसेस ही कहलाता है। कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। 45 नंबर पे आता है। 45 नंबर देखते हैं, when several processes access the same data concurrently and the outcome of the execution depends on the particular order in which they access take place is called। इसका सही आंसर हो जाएगा रेस कंडीशन। बहुत सारे प्रोसेस एक ही समय पर कॉन्करेंटली अगर सेम डाटा को एक्सेस करते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन इसी बात पे डिपेंड, उसका मतलब जो भी रिजल्ट है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनका क्या ऑर्डर था एक्सेस करने का। 46 देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है 46। ये 46 क्या कर रहा है, इफ ए प्रोसेस, एक सेकेंड, इफ ए प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन नो then no other processes can be executing in their critical section। What is this condition called? एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में मान लीजिए कि रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा प्रोसेस को एंट्री नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एक बार में एक ही आदमी रिसोर्स को एक्सेस करेगा, दो नहीं। 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक्रोनाइजेशन टूल। सीमाफोर, देखिए सीमाफोर एक वेरिएबल ही होता है। अगर इस तरह से आ जाए कि सीमाफोर क्या होता है, तो एक इंटीजर वेरिएबल ही होता है सीमाफोर। सीमाफोर का यूज सिंक्रोनाइजेशन में किया जाता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में। 48, ए सीमाफोर इज ए शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल। यहाँ पे लिखा है शेयर्ड इंटीजर वेरिएबल, तो इसके बारे में क्या होगा, इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दैट कैन नॉट ड्रॉप बिलो जीरो। ये 0 से 1 तक ही ये अपना 0 और 1 के में ही मूव करता है, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1 होता है। 0 का मतलब कुछ खास होता है और 1 का मतलब भी कुछ खास होता है। आगे जस्ट आपको इसमें मिल जाएगा इस पे आधारित क्वेश्चन, फिर भी मैं बता देता हूँ। जब 0 होता है ना, तो इसका मतलब कि दूसरा, इसका मतलब होता है कि नो रिसोर्स अवेलेबल। मतलब कि एक अगर प्रोसेस किसी रिसोर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस समय इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो दूसरा प्रोसेस उस जो भी रिसोर्स है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। यही सीमाफोर का मतलब है। सीमाफोर का जब वैल्यू हो जाएगा 1, इसका मतलब कि आप जाकर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दरवाजा खुल गया, आप जाकर कोई प्रोसेस उस जो भी रिसोर्स है उसको एक्सेस कर सकता है। 49, म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैन बी प्रोवाइडेड बाय द म्यूटेक्स लॉक। यहाँ पे एक सेकेंड, ये इसका ये नहीं, बस दोनों होगा यहाँ पे। म्यूटेक्स लॉक, ये एक गलत है, सॉरी।
द म्यूटेक्स लॉक्स एंड बाइनरी सीमाफोर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन दो तरीके से आप पा सकते हैं। एक हो गया म्यूटेक्स लॉक। म्यूटेक्स लॉक का पूरा मतलब होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेक्स, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक और बाइनरी सीमाफोर के तहत आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन पा सकते हैं। 50 नंबर पे आते हैं, देखते हैं इसका क्या है। व्हेन हायर प्रायोरिटी टास्क इज इनडायरेक्टली प्रीम्प्टेड बाय मीडियम प्रायोरिटी टास्क इफेक्टिवली इन्वर्टिंग द रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ द टू टास्क, द सिनेरियो इज कॉल्ड। तो इसका मतलब हो जाएगा प्रायोरिटी इन्वर्जन। एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा उल्टा काम हो रहा है। आप समझने के लिए थोड़ी देर इस क्वेश्चन को याद करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं। हमेशा मीडियम हाई प्रायोरिटी मीडियम प्रायोरिटी से रिसोर्स को प्रिम्प्ट करवाता है, मतलब कि जो भी मीडियम प्रायोरिटी है उसका हक छीनता है हाई प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इनडायरेक्टली प्रिम्प्टेड बाय मीडियम प्रायोरिटी टास्क, ठीक है। हाई प्रायोरिटी से मीडियम प्रायोरिटी छीन रहा है, तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी इन्वर्जन, ठीक है। चलिए अब हम लोग 51 पे आते हैं। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैन बी डन। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन दोनों लेवल पे होता है, हार्डवेयर लेवल पे भी होता है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। ए मॉनिटर इज ए मॉड्यूल दैट इनकैप्सुलेट। मॉनिटर यहाँ पे वो वाला मॉनिटर नहीं है जो इनपुट आउटपुट में है, यहाँ मॉनिटर एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो कह रहे कि ए मॉनिटर इज ए मॉड्यूल, एक फंक्शन ही होता है, उसका एक खास काम होता है, उसको मॉनिटर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर एक तरह का होता है। प्रोसीजर दैट ऑपरेट ऑन शेयर्ड डाटा स्ट्रक्चर, ये भी सही है। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन कॉन्करेंट प्रोसीजर इन्वोकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। चलिए 53। to enable to enable a process to wait within the monitor, to enable a process to wait within the monitor, इसका सही आंसर है ए। a condition variable a condition variable must be declared as a condition, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 54 restricting the child process to a subset of the parents resources prevent any process from, इसका सही आंसर हो जाएगा वेट। नहीं, इसका ये हालांकि 3 होगा सही। ओवरलोडिंग द सिस्टम बाय क्रिएटिंग ए लोड ऑफ सब प्रोसेस, मतलब जो भी है ओवरलोड करने से एक तरह से ये बचाता है। ओवरलोडिंग द सिस्टम बाय क्रिएटिंग ए लोड ऑफ सब प्रोसेस। 55 ए पेरेंट प्रोसेस कॉलिंग वेट, इसका आंसर हो जाएगा वेट। ए पेरेंट process calling wait system call will be suspended until children process terminate, जब तक कि children process terminate ना हो जाए तब तक के लिए wait system call को कॉल कर लेता है parent। 56 cascading termination refers to termination of all child process if the parent process terminates नॉर्मली या एबनॉर्मली। अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो उस समय कैस्केडिंग टर्मिनेशन चालू हो जाता है, जितने भी चाइल्ड प्रोसेस होते हैं एक के बाद एक टर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। 57 देखिए 57 क्या कह रहा है, विथ डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली वन प्रोसेस कह रहा है तो यूनि प्रोसेस, यूनि प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये वाला डी सही होगा। विथ यूनि प्रोग्रामिंग ओनली वन प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट एट ए टाइम, meanwhile all other process are waiting for the processor। एक ही प्रोसेसर होता है और एक समय पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, बाकी सब क्या होता है वेट करते हैं। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में देखिए क्या होता है, विथ मल्टी प्रोग्रामिंग मोर देन वन प्रोसेस कैन बी रनिंग साइमल्टेनियसली ईच ऑन ए डिफरेंट प्रोसेसर। बहुत सारा प्रोसेसर होता है,
मतलब आप सुनते हो डुअल कोर, क्वाड कोर, तो उसमें बहुत सारा प्रोसेसर का कोर होता है। उन सारे कोर पर एट ए टाइम दो या दो से अधिक प्रोसेस रन करते रहते हैं, इसी के लिए उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। चलिए 58 पे आ गए अब हम लोग। 58 देखते हैं क्या कर रहा है। इन यूनिक्स ईच प्रोसेस इज आइडेंटिफाइड बाय, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोसेस आईडी होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रोसेस आइडेंटिफायर। 59 in Unix the return value for the fork system call is 0, ठीक है, is 0 for the child process and a non-zero integer for the parent process। parent process के लिए नॉन जीरो होता है और चाइल्ड के लिए जीरो होता है। 60 the child process can be a duplicate of the parent process। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। 61 the child process completes execution but the parent keeps executing, then the child process is known as zombie। चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया लेकिन पेरेंट प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो ही रहा है, तो उस समय जो भी चाइल्ड प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ज़ोंबी, ठीक है। 62 व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी, अलाउज प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंक्रोनाइज दियर एक्शन। आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ही कहलाता है। 63 मैसेज पासिंग सिस्टम अलाउज प्रोसेसेस to communicate with each other without sharing the same address space। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 which of the following two operations are provided by the IPC। IPC का मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी, तो इसका हो जाएगा डी आंसर, रिसीव एंड सेंड मैसेज। मैसेज सेंट बाय ए प्रोसेस कैन बी फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। फिक्स साइज का भी हो सकता है, वेरिएबल साइज का भी हो सकता है। 66 पे आते हैं। इन लिंक बिटवीन टू प्रोसेस पी एंड क्यू टू सेंड एंड रिसीव मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन लिंक। 67, ठीक है। 67 देखते हैं क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन के बारे में ट्रू, इसका सही आंसर होगा बी, ए कम्युनिकेशन लिंक इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली टू प्रोसेस। एकदम टू प्रोसेस के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। 68 इन इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेस पी एंड क्यू, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देयर इज ए मेल बॉक्स टू हेल्प कम्युनिकेशन बिटवीन पी एंड क्यू। 69 69 में क्या कह रहा है कि इन द नॉन ब्लॉकिंग सेंड, इन द नॉन ब्लॉकिंग सेंड द सेंडिंग प्रोसेस सेंड्स द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन। बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 70 पे आते हैं। कह रहा है कि इन द जीरो कैपेसिटी क्यू द सेंडर्स ब्लॉक्स until द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज। बी इसका सही आंसर होगा। 71 पे आते हैं। जब द जीरो कैपेसिटी क्यू, द जीरो कैपेसिटी क्यू इज रेफर्ड टू एज ए मैसेज सिस्टम विथ नो बफरिंग। एक मैसेज सिस्टम जिसमें किसी प्रकार का बफरिंग नहीं हो रहा है तो जीरो कैपेसिटी क्यू कहलाता है। 72 बाउंडेड कैपेसिटी एंड अनबाउंडेड कैपेसिटी क्यू आर रेफर्ड टू एज ऑटोमेटिक बफरिंग। इसे ऑटोमेटिक बफरिंग बोलते हैं। 73
Which module gives control of the CPU to the process selected by the short term scheduler? डिस्पैचर एक छोटा सा समझिए कि एक डिस्पैचर एक मॉड्यूल ही होता है जो कंट्रोल क्या करता है, देता है सीपीयू को, ठीक है, ताकि वो जो भी उसका प्रोसेस है उसको सिलेक्ट कर पाए। हालांकि प्रोसेस सिलेक्शन का काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ही करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए 74 देखते हैं। कह रहा है कि द प्रोसेसेस दैट आर रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी एंड आर रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट आर केप्ट ऑन ए लिस्ट कॉल्ड रेडी क्यू। रेडी क्यू एक क्यू होता है, हालांकि यहाँ पे सारा प्रोसेस मेन मेमोरी में ही रहता है और वहां से जैसे एग्जीक्यूशन के लिए सब वेट करते हैं, जैसे एग्जीक्यूशन के लिए उनको मौका मिलता है डायरेक्ट वो रनिंग फेज में चले जाते हैं। 75 द इंटरवल फ्रॉम द टाइम of submission of a process to the time of completion is termed as turn around time बोलते हैं इसे। 76 which scheduling algorithm allocates the CPU first to the process that requests the CPU first? तो इसे बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वो पहले आया। 77 इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होता है उसे ही सीपीयू एलोकेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 78 इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विथ द, जो करेंटली रनिंग होता है उसी के साथ उसकी प्रायोरिटी कंपेयर किया जाता है कि उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है कि कम है, ठीक है। 78 कह रहा है कि विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम, वो राउंड रोबिंग में ही टाइम क्वांटम डिफाइन किया जाता है और हर टाइम क्वांटम के बाद दूसरा प्रोसेस रन होने के लिए चला जाता है। 79 क्या कह रहा है कि प्रोसेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स इन मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसी में डिफरेंट ग्रुप बना दिया जाता है उनका। अब आखिरी क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। इन मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ए प्रोसेस कैन मूव टू ए डिफरेंट क्लासिफाइड रेडी क्यू, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एमसीक्यू लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।